नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कभी नौकरशाहों की नीतियां और नियम तो कभी इन अभ्यर्थियों का खुद का अखाड़ा, अड़ंगा भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भर्तियों का आलम यह है कि विज्ञापन के बाद ही ज्यादातर भर्तियां अदालत के आंगन में जाकर खड़ी हो जाती हैं। बीते 15 साल में ऐसी तमाम भर्तियां हैं जो अधर में अटकी हैं। 69,000 भर्ती पर भी काउंसलिंग से पहले तलवार लटक गई। कोर्ट के आंगन में क्यों खड़ी हो जाती है हर भर्ती? आओ आज इसी मुद्दे पर बात करें, चर्चा करें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, R9 टीवी के एडिटर इन चीफ। स्वागत है सर आपका। एक मजबूत पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। सिंगल बेंच से स्टे की खबरें आई हैं, इसकी पुष्टि हुई है। अब हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसके खिलाफ डबल बेंच जाए और काउंसलिंग प्रोसेस पे कोई भी तरह का रोक न लगाए। अभी काउंसलिंग रोक गई है। हम लोग तो बहुत दूर से आए हुए हैं, उन्नाव से आए हुए हैं और असुविधा तो हुई है बहुत ज़्यादा। बाकी आगे हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग यहाँ सुबह से परेशान हैं। 2-3 दिन से हम लोग अपने कागज़ बना रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और आज अचानक जाके पता लगता है कि भर्ती पे स्टे हो गया है, तो अचानक सारी आशाओं पे तुषारघात हो जाता है, कुठारघात हो जाता है। गलती किसकी यहाँ पे? ये सबको दिख रहा है कि पीएनपी ने गलत आंसर्स दिए हैं, अपने साक्ष्य वो बना नहीं पा रही, बचा नहीं पा रही है। एटलीस्ट पीएनपी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि अगर उसने क्वेश्चंस बनाए तो उसके सॉलिड प्रूफ आंसर्स वो कम से कम दे दे गवर्नमेंट्स को कि वो अपना पक्ष बचा ले। ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश के युवाओं के भाग्य में बिना विवाद के नौकरी की कोई रेखा बनाई ही नहीं विधाता ने। बीते 15 वर्षों में शायद ही ऐसी कोई भर्ती रही हो जो विज्ञापन से लेकर नियुक्ति पत्र तक बिना लटके, बिना झटके और बिना अटके पूरी हो गई हो। और अब ऐसा ही हुआ 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के साथ। इधर काउंसलिंग हो रही थी, उधर कोर्ट का ऑर्डर आ गया। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। माननीय न्यायालय ने 8 मई के जिस नोटिफिकेशन के अंतर्गत हम भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे, काउंसलिंग आज से शुरू हो गई थी, उस पूरी प्रोसीडिंग पर रोक लगाई है। इसलिए काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोकने के आदेश दे दिए गए हैं और ये जो निर्णय आया है, इस निर्णय के संदर्भ में हम डबल बेंच में अपील करेंगे। बीते 15 वर्षों में भर्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश के नाम जो रिकॉर्ड बना है, उस पर इतराया तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये वो पीड़ा है जिसमें भर्ती का विज्ञापन आते ही मामला अदालत तक पहुंच जाता है और अदालत का ये खेल नियुक्ति पत्र तक जारी रहता है। आलम यह है कि साल 2020 में भी साल 2002 से लेकर 2008 और 2010 तक की भर्तियां भंवर में पड़ी हैं। हालात ये हैं कि साल 2016 से आबकारी सिपाही, तकनीकी सहायक एवं सहायक अनुदेश, गन्ना पर्यवेक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक की भर्ती भंवर में पड़ी है। ग्राम पंचायत अधिकारी, अवर अभियंता, चकबंदी लेखपाल भी 2018 से नौकरी के इंतजार में हैं। बात करें 32,022 खेल के अनुदेशकों की, तो 2016 में निकली इस भर्ती में डबल बेंच का आदेश भी नौकरी नहीं दिला पाया। 4,000 उर्दू शिक्षकों का भी यही हाल है। 12,460 भर्ती के अभ्यर्थी भी बीते 3 वर्षों से इसी तिकड़म में तड़प रहे हैं। शुल्क के नाम पर भी बीते 15 वर्षों में इन अटकी हुई भर्तियों का अरबों रुपया सरकारी खजाने में जमा है और बेरोजगार युवा अपनी बेबसी पर महज वीडियो बना रहे हैं। सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 5 अगस्त 2016 को आई थी, जिसकी लिखित परीक्षा 11 सितंबर 2016 को हुई और लिखित परीक्षा का परिणाम 29 अक्टूबर 2016 को आया। कि सरकार हम लोग की कोर्ट केस को प्राथमिकता दे और जल्द से जल्द निस्तारित करवाए और हम लोग को नियुक्ति पत्र प्रदान करे। बहरहाल इस 69,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरपूर कोशिश की थी कि यूपी के माथे पर लगे कलंक को धोया जा सके, लेकिन ये भर्ती भी अब अदालत के आंगन में आकर अटक गई है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जाएं तो कहां जाएं युवा बेरोजगार। ब्यूरो रिपोर्ट,
R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो एक तरफ प्रदेश में बेरोजगारों को कैसे रोजगार दिया जाए ये चुनौती के तौर पर दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ भर्ती दर भर्ती कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही फंसी रहती हैं। सालों से ऐसा चला आ रहा है। 2016 से तो कुछ आंकड़े हमारे पास है, वो बताते हैं कि किस तरीके से भर्तियां कोर्ट के आंगन में दस्तक देती हैं और उसके बाद युवा परेशान होता है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उन सबका परिचय कराएं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभय सिंह अभ्यर्थी 69,000 चयनित, रिजवान अंसारी अभ्यर्थी 69,000, ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्टे लिया है। आगे बढ़ते हैं तो रजत शर्मा अभ्यर्थी यूपी SSSC हमारे साथ होंगे। हिमांशु राणा शिक्षक भर्ती के पक्षकार हैं। अमिताभ अग्निहोत्री इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमिताभ जी, आप ही के जरिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत बार आपने डिबेट की है, चर्चा की है, मांग की है, उसका असर भी हुआ है, लेकिन फिर से एक बार वही तस्वीर है, कोर्ट का स्टे। देखिए, मैं तो बहुत क्षुब्ध हूं, बहुत निराश हूं, बहुत खिन्न हूं। ऐसी व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं, ऐसे दफ्तरों का, ऐसे अधिकारियों का कोई औचित्य नहीं प्रदेश में, जो एक छोटी सी परीक्षा सही से ना करा पाए, इतनी पारदर्शी ढंग से ना करा पाए कि वो अदालतों के चक्कर में ना अटके, ना भटके, ना लटके। 2007 और 8 की भर्तियां उत्तर प्रदेश में अभी कबड्डी खेल रही हैं अदालतों में। कोई तमाशा की कोई लिमिट तय होगी कि नहीं होगी? आज मैं केवल 69,000 बच्चों की बात करने नहीं आया, मैं पूरी व्यवस्था की बात करने आया हूं। एक 72,800 अध्यापकों की भर्ती आई थी मायावती जी के समय में, फिर निरस्त हुई, फिर अखिलेश जी भी लाए। उसमें मुझे अभ्यर्थियों ने एक गणित जोड़कर भेजा, कहा सर 2 बार के उसका सब तकमीना लगाने के बाद 7 अरब रुपया सरकार के पास पहुंचा। 7 अरब, और भर्ती हुई नहीं। बताइए, ये तमाशा रुकेगा कि नहीं? मैं इस बहस के अंतिम चरण में जब बोलूंगा तब इस बात पर आऊंगा, अपने बच्चों से भी कुछ कहूंगा, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे भी वॉर एट लॉ है। वो बेरोजगार जरूर है, लेकिन वो वॉर एट लॉ है। सुबह 7 बजे वो दैनिक जागरण में विज्ञापन देखते हैं भर्ती का, और 8 बजे वकील से कहते भाई रिट तैयार करो। वो भी महान है, वो भी महान है, लेकिन वो तो बच्चे हैं। बात समझ में आती है, उनकी उत्कंठा, उनकी व्यग्रता, उनकी हताशा समझ आती है। लेकिन ये जो बाबू एसी में बैठे हुए हैं, बुढ़ापा आ गया जिनका, यही कागज काले करते करते वो एक नियमावली क्यों नहीं बना पाते ठीक से? कहीं भारांक का चक्कर, कहीं गुणांक का चक्कर, कहीं मूलांक का चक्कर, कहीं प्राप्तांक का चक्कर, कहीं आरक्षण का चक्कर, कहीं हॉरिजेंटल आरक्षण, कहीं वर्टिकल आरक्षण। ये तमाशा हिंद बना दिया हर भर्ती को। 12 भर्तियां तो मुझे याद है जो फुटबॉल की तरह यत्र तत्र सर्वत्र डोल रही है, और लाखों लाख बच्चा उनमें हताश, निराश, अवसाद में डूबा हुआ है। वो दिन भर मुझे संदेश भेजते हैं, दिन भर। मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूं कि उत्तर प्रदेश के लाखों लाख बच्चे मुझे दिन भर संपर्क करते हैं। कुछ का जवाब दे पाता हूं, कुछ का नहीं भी दे पाता हूं, लेकिन संपर्क करते हैं और ऐसी ऐसी व्यथा कथा बताते हैं कि कई बार तो मन इतना खिन्न हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। वो खिन्नता पत्रकारी लक्ष्मण रेखा से आगे चली जाती है। मुझे लगता है कि अगर यह परिस्थिति होती कि मुझे दंड देने का अधिकार होता, तो ये जो 12 भर्तियां अटकी भटकी लटकी हैं 2016 से लेके आज तक की, इन सब की नियमावली बनाने वाले अफसर डासना जेल में होते, एक कंबल और एक थाली और एक लोटे के साथ। लिख लीजिए मेरी बात। कितने भी प्रभावशाली होते, किसी के मामा होते, किसी के चाचा होते, किसी के सालू होते, इससे कोई फर्क नहीं, वो जेल में होते। जिस भी अफसर की बनाई हुई नियमावली अदालत में गिर जाती, मेरा निर्णय होता कि इसको जेल भेजो। आपका और काम क्या? मनरेगा में काम करेंगे क्या आप?
अगर सच्ची में तो आपका काम ही ये है कि ऐसी नियमावली बनाइए पारदर्शी, जिसमें गुणांक, मूलांक, प्राप्तांक, सारे अदालतों के अब तक के निर्णय सबका सम्मान करते हुए त्रुटि विहीन नियमावली बनाइए। और जो नहीं बना पाते वो जेल जाते, एक। और दूसरी बात, वो प्रश्न पत्र बनाने वाले महानुभाव भी, उन पर भी मैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जरूर लगाता जिनके प्रश्न पत्र अदालत में चैलेंज हो जाते। मैं कहता ये राष्ट्र के द्रोही हैं, भले वो किसी की सिफारिश से बने होते। नवीन श्रीवास्तव के सिफारिश पर कोई आदमी मान लीजिए पेपर सेटर बना होता तो भी मैं कहता इस पर एनएसए लगाओ, इसको जेल भेजो। नवीन बाबू की तरह भी सिर पटकते कि ना भैया इसे तो रहने दो ना, जेल भेजो। जो आदमी 10 लाख 12 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का प्रथम दृष्टया अपराधी हो, वो जेल क्यों नहीं जाए? अदालत ने क्या कहा मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता। अदालत में आपका प्रश्न पत्र गिरा कैसे? वो कमेटी किसने बनाई थी? उस कमेटी में कौन लोग थे? और अगर वो लोग बुद्धिहीन थे तो कमेटी में क्यों थे? और अगर वो लोग एस्कॉर्ट फ्री घूमते हैं तो मुझे शक पैदा होगा। व्यवस्था पर फिर सवाल उठाने आऊंगा, मैं देखूंगा कि जेल हुई या नहीं। अमर उजाला में समाचार छपा कि नहीं छपा कि 10 ये पेपर बनाने वाले लोग एनएसए में निरुद्ध कर दिए गए। पत्रकार खबर गलत लिख दे तो आप एनएसए लगा देंगे, और एक गलत प्रश्न पत्र बना दें और ठंडे में घूमते रहें, ये नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। मैं तो एक ऐसी जनहित याचिका भी कल्पना करता हूं कि डाली जाए कि ऐसे अपराधी, ऐसे अधिकारी और प्रश्न पत्र बनाने वाले लोगों को स्थायी रूप से अदालत आदेश दे कि इन सब के लिए एक मानक तय हो जाए कि इनके विरुद्ध एनएसए ही लगाई जाएगी, किसी छोटी धारा में मुकदमा नहीं होगा, विभागीय जांच वांच नहीं चलेगी। हार्डकोर क्रिमिनल की तरह ट्रीट करिए। इससे ज्यादा एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी क्या होगा कि करोड़ों बच्चे आहत हो जाएं आपकी एक नादानी से, मूर्खता से। आज सिर्फ इसी पर बहस करेंगे, बाकी लंबी चौड़ी कहानी नहीं। रिजवान शायद अभी नहीं जुड़े हमारे साथ, जुड़ गए? अच्छा ठीक है, ठीक है। रिजवान, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अदालत ने जो आज आदेश दिया कि भर्ती की प्रक्रिया को स्थगित करिए हमारे अगले आदेश तक, वो आपकी याचिका पर आया, आप उसके लिए लड़ रहे थे। मुझे 3 बिंदु बताइए जिनके लिए आपको अदालत जाना पड़ा। बिल्कुल, आज जो आदेश आया है, आज जो जी आवाज, बोलते रहो भाई, बोलते रहो फटाफट। 69,000 बहुप्रतीक्षित भर्ती है, 69,000 बहुप्रतीक्षित भर्ती है उत्तर प्रदेश सरकार की। और इसमें माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने विभागीय अधिकारियों को पहले ही बोला था, हम लोगों की तरफ से आपत्ति की गई थी कि प्रश्न पत्र में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। माननीय मंत्री जी ने संज्ञान लिया था। माननीय मंत्री जी ने टीवी पे भी बोला था कि प्रश्न पत्र की खामियों को सुधार लिया जाए, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने उसको संज्ञान नहीं लिया समय रहते। कोर्ट में जब जाना पड़ा, कोर्ट में जो चीजें गई तो कोर्ट ने भी बहुत मौका दिया। कोर्ट ने जब पाया कि एक्सपर्ट की कमेटी ही नहीं बनाई गई, कोर्ट ने एक बार काउंटर भी वापस कर दिया। काउंटर पुनः वापस आया और सेम वही काउंटर फिर से फाइल कर दिया गया जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय है उनकी तरफ से। मजबूरन, चूंकि कोर्ट एक्सपर्ट बॉडी नहीं है,
कोर्ट यह डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा प्रश्न गलत है। इसलिए कोर्ट को एक एक्सपर्ट बॉडी चाहिए थी, तो उन्होंने एक स्वतंत्र संस्था यूजीसी है उनको मैटर को भेज दिया, 10 दिन का समय दिया है। 10 तब तक के लिए प्रक्रिया को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया, पूरी तरीके से स्टे कर दिया गया। इससे उन बच्चों का, जो बच्चा एक अंक से प्रभावित है, जो बच्चा एक अंक से फेल है और उसकी मेरिट अच्छी है, वो कहीं ना कहीं भर्ती के अंदर जाएगा। रिजवान, रुकना होगा बेटा। मसला केवल यही नहीं है रिजवान बाबू, एक अर्जी पर अदालत का मान लीजिए स्टे हट भी जाए और ये समस्या दूर भी कर ले सरकार, कहे वो प्रश्न हटा दिए, ये जो भी समाधान है कर दे, तो भी अभी मेरे व्हाट्सएप पर कम से कम 100 मुकदमों की सूची है इसी 69,000 को लेके। कोई कह रहा है एमसीआर नहीं है इसमें, कोई कह रहा पीसीआर नहीं है, कोई कह रहा गुणांक नहीं है, कोई कह रहा मूलांक नहीं है, कोई कह रहा प्राप्तांक नहीं है, कोई कह रहा पिताजी का नाम गलत छप गया, वो ठीक नहीं हुआ। तो वो लोग भी तो मुकदमा खेलेंगे ना, भर्ती हो कैसे जाएगी? मान लो तुम्हारा केस निपट भी जाए तो वो लोग भी तो जाएंगे कि इजल्ले इलाही हमारी भी सुनो। यही समस्या उत्तर प्रदेश की यही है, इसीलिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश शापित है सरकारी भर्तियों के लिए, शापित शब्द का इस्तेमाल किया मैंने। अभय सिंह, अगर सरकार को अगर शिक्षा विभाग को अवसर दिया था हाई कोर्ट ने, और जैसा रिजवान कह रहे हैं अगर शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा था कि गलती सुधार लो, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा हो गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता बच्चों को। जी सर, क्या कहते हो भाई? बिल्कुल सर। सर ये बात डबल बेंच के 29 मई के आदेश में भी बोला गया था। डबल बेंच ने बोला कि अब सरकार चाहे तो आंसर की जारी कर सकती है। तो बच्चों ने यहाँ पे आके अनुरोध किया कि आंसर की जारी कर दिया जाए। अगर उसी समय उन्होंने आंसर की जारी कर दिया होता तो अब तक उसका मामला जो फंसने वाला था उसका निस्तारण हो गया होता। सभी को पता है कि इसमें क्वेश्चन गलत हैं और ये बात सरकार के अधिवक्ता ने भी ऑर्डर में कबूल किया है कि कुछ प्रश्नों पे संशय है जिसमें 2-2 आंसर सही हो रहे हैं। ये सारी की सारी गलती जो है वो पीएनपी सचिव और बैठे हुए उच्च अधिकारियों की है, जिन्होंने अच्छी सी कोई कमेटी नहीं बनाई, जिन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया, जो भी उनके मन में आया वो करते चले गए। ये जानी समझी चाल है भर्ती फंसाने की। और रजत शर्मा, जी सर, आपका ठीक है, आपकी बात आ गई। अब है रजत शर्मा, आपका मामला अलग है इससे, लेकिन जो आपका मामला है वो भी बड़ा विचित्र है। जी यूपीएसएसएससी, ये भी शापित संस्था है। यस सर, इसको भी लगता है गंधर्व किन्नर देव बिल्कुल असुरों का श्राप है, शापित है। 9 दिन चली 2.5 कोस। मैंने इसके लिए भी बड़ा संघर्ष किया था, इसके लिए एक अध्यक्ष ढूंढ के लाए थे। जी सर, उनको ठेल ठाल के बैठाया तो वो चले गए 2014। क्या भाई रजत जी? जी सर, पालीवाल साहब से तो उनको ठेल ठाल के बैठलवाया तो वो तो चले गए आधे रास्ते से। जी सर, जी सर। अब क्या हो रहा है इसमें यूपी SSSC में? कहीं बत्ती जलती दिख रही है या अभी बंद है? सर थोड़ा समय लूंगा। बोलो भाई। सर मैं थोड़ा समय लूंगा आपका। पूरे प्रदेश में हर भर्ती समय ले रही है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? मामला 1 या 2 भर्तियों में नहीं होगा। हाँ। सर जी सर 2 मिनट आपका चाहूंगा सर। जी बोलो बेटा। सर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2014 से भर्ती करता है, 16 में भर्तियां रुक जाती है, नई सरकार आती है, भर्तियां पचड़ में फंस जाती है, बच्चे कॉन्टिन्यूअसली प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते करते 2018 हो जाता है, आयोग फिर से बहाल होता है। आयोग की बहाली के बाद कुछ भर्तियां जो पुरानी थी वो होती है, कुछ भर्तियां नहीं होती है, कुछ भर्तियों का तो सर नाम तक नहीं लिया जाता है, जैसे आबकारी सिपाही 9/2016, आशुलिपिक स्टेनो 27/2016, जूनियर इंजीनियर 28/2016, कनिष्ठ सहायक 2017, स्पेशल बैकलॉग, AGTA एग्रीकल्चर TA सर, और केन सुपरवाइजर 2, वीडियो VPO 2018, टूरिज्म इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट 2016,
सर इतनी भर्तियां हैं कि मैं गिनाने बैठूंगा तो सर 1 घंटे का डिबेट भी कम पड़ जाएगा ना, मुझे ना, सर। भाई। और सर मैं जिसका नाम नहीं लूंगा उन बच्चों को ये दुख होगा कि मेरी भर्ती का नाम टेलीविजन पे आपने या हमारा प्रतिनिधित्व आपने ठीक से नहीं किया। मैं सबसे पहले सर ये कहना चाहूंगा सर कि आयोग बिल्कुल सुस्त बैठा हुआ है। पालीवाल साहब जब थे तो आयोग बहुत सुस्त चाल से चल रहा था, लेकिन जब से प्रवीण कुमार जी ने सरकार भर संभाला है तब तो लगता है आयोग में ताला ही लग चुका है। सहायक लेखाकार कोषागार का यह मामला है सर, कोर्ट में भी उनका कह चुके हैं 540 अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो पाया है। आबकारी सिपाही का यह मामला है सर कि सब कुछ हो चुका है, रिटर्न एग्जाम हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिजिकल के लिए रिजल्ट निकालना है, उसमें ये कह देते हैं विधिक परामर्श के अधीन है भर्ती, अभी कुछ नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सर कुछ के तो रिटर्न तक नहीं करा पा रही है, आयोग के पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, यह समझ नहीं आता, या वहां के कर्मचारी अधिकारी क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आया आज तक कि वो करना क्या चाहते हैं बच्चों के साथ और क्या हो रहा है सर पूरे प्रदेश में। सर कंप्यूटर ऑपरेटर सर, आबकारी सिपाही, मंडी परिषद, सहायक लेखाकार, केंद्र सुपरवाइजर, ऐसी कुल मिला के सर 24 से 28 भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है सर, जिसका कोई निराकरण हो ही नहीं पाया है सर। मैं बार बार कहूंगा सर ये 1 घंटे का डिबेट भी कम पड़ जाएगा अगर मैं भर्तियों के बारे में पूर्ण रूप से आपसे व्यथा बयान करूंगा तो प्रदेश का युवा बिलबिला रहा है सर कि वो करे क्या। एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है सरकार या फिर 24 घंटे चर्चा करनी होगी तब जाके सारी भर्तियों पर चर्चा हो पाएगी उत्तर प्रदेश की। हिमांशु राणा, यस सर, 69,000 या मसला ये आबकारी सिपाही, ये तकनीकी सहायक, अनुदेशक, गन्ना पर्यवेक्षक की बात नहीं। मैं इस बात से हैरान हूं, मैंने देश भर के सारे राज्यों का अध्ययन किया, सरकारी नौकरियों को, सब जगह नौकरी निकलती है। कहीं कभी कोई गाहे बगाए कोई ऐसा अवसर आया हो किसी राज्य में कोई भर्ती अदालत में चली गई हो, है? यस सर। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूं शायद ही ऐसा कोई अवसर, जब से मैंने इस विषय को उठाना शुरू किया, लगभग 10 साल हो गए, 15 साल मुझे इस इशू को उठाते हुए, तब से शायद ही कोई ऐसी भाग्यशाली सौभाग्यशाली भर्ती आई हो जो अदालतों में फुटबॉल की तरह न उछाली गई हो। यस सर। मूल समस्या बच्चों में है, ये मुकदमेबाज हो गए, या सरकारी अधिकारियों में है? सर सबसे पहले इसकी मूल समस्या तो जो है वो हमारी फ्लॉट डेमोक्रेसी है, कंटिन्यूटी नहीं है उसमें। अभी आपने बोला था कि वो मायावती की गवर्नमेंट में जो है वो एडवर्टीजमेंट निकला है, उसके बाद आपने बोला अखिलेश टाइम में भर्ती चली, और आप देखिए कि मेरे को खुद नियुक्ति पत्र उस दिन मिला है जिस दिन 11 मार्च 2017 को भाजपा की गवर्नमेंट बनी है। कब से लड़ता आ रहा था मैं। दूसरी बात सर ये आती है सर, ब्यूरोक्रेट्स को समझ ही नहीं आता है, ये मुद्दा मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं, जब तक इन लोगों पर हम लोग मतलब कि जो ये मतलब कहने का मतलब जब तक गवर्नमेंट इन पर शिकंजा नहीं कसेगी तब तक कैसे हो जाएगा। बताइए, आप कमेटी बनाई है, वो कमेटी आप ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुका है, भर्ती की बिल्कुल प्रक्रिया चालू हो चुकी है, ये नहीं पता कि क्वेश्चन के आंसर क्या है। आप खुद छोटा सा प्रश्न मैंने उसमें देखा था कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। अब ना तो उन्होंने प्रोटेम स्पीकर पूछा ना वैसे स्पीकर पूछा, तो वो तो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे जो कि 9 दिसंबर 1946 को बने थे, बाद में वो 11 दिसंबर 1946 को चेंज होकर जो है राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। तो ये तो अगर ये बात एक जनरल बच्चे को पता है तो फिर हम लोग को पता है, तो फिर ये एक्सपर्ट पैनल है किस लिए। बहुत एक तरीके से देखा जाए बहुत शर्मनाक ऑर्डर है कि यूजीसी को रिकमेंडेशन किया गया है कि न्यू दिल्ली में कि भी आप लोग इस मैटर को सॉल्व करिए। अब क्या है कि बच्चे जो काउंसलिंग कराने के लिए गए थे, वैसे ही इतना बड़ा पेंडेमिक चल रहा है, इतनी परेशानियां इतनी दिक्कतें हो रही हैं, तो अब आप खुद बताइए कि अब वे लोग क्या करें। सब लोग तैयार बैठे थे, सब लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल था। और मैं सही बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इतनी तेजी से भर्ती मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि क्यों हो रही है। पर ठीक है जो निकल गया वो निकल गया। बेस्ट पार्ट इस भर्ती का ये था। बट अब क्या है, अब तो इसमें बहुत मामले हैं, बहुत पेचीदा मामले हैं सर जी। ठीक है, नवीन श्रीवास्तव, आपने हमको सुना, सारे नौजवानों को सुना। बिना लीपापोती के 2-3 बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण। ऐसा ऊट पटांग उलूल जुलूल प्रश्न पत्र बनाने वाले कमेटी के मेंबर्स पर एनएसए कब लगेगा, एक प्रश्न ये। एक भी भर्ती ठीक से न कराने वाले लोगों की तनख्वाह कब रुकेगी। और मुझे लगता है यही सवाल बचा है केवल उत्तर प्रदेश में। बाकी सब सवालों पर हम लोग 10 साल से चर्चा करते आ रहे हैं, कई चर्चाओं में आप भी साथ रहे। अब पानी सिर से ऊपर हो गया, तो अब यही सवाल मुझे लगता है प्रदेश पूछ रहा है कि भाई ऐसा कब होगा।
भर्ती तो जो होनी है हो गई, नहीं हो गई, नहीं होगी, अलग विषय है। लेकिन जिन्होंने ऐसा ऊट पटांग, कितनी शर्म, ठीक कहा हिमांशु, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है कि हमारे सूबे में ऐसे 5 लोग नहीं मिले जो सही सवाल बना दें। यूजीसी के लोग तय करेंगे और वो 5 लोग ऐसे घूम रहे होंगे कुर्ते में कलफ लगा के। ये कौन लोग हैं, ये जेल कब जाएंगे? नवीन भाई। देखिए, मैं परीक्षार्थी रहा हूं और मैं परीक्षार्थियों की इस पीड़ा को, इस समस्या को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूं। मैं आज कोई राजनीतिक चर्चा करने नहीं, और आपने ये कोई राजनीतिक चर्चा भी नहीं रखी है, क्योंकि सूबे में हमारी सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है, तो प्रश्नों का जवाब मुझसे पूछा जाएगा और हम क्या करेंगे ये भी पूछा जाना चाहिए। मैं बिना किसी लीपापोती के कह रहा हूँ। देखिए अमिताभ भाई, आपने पिछले 15 वर्षों से बहुत सारी भर्तियों के लिए डिबेट की और लड़ाई लड़ी, अनथक लड़ाई लड़ी। आपके जो इन परीक्षार्थियों के लिए प्रयास है वो किसी भगीरथ से कम नहीं है। उसके लिए आपको कई बच्चों की शुभकामना और शाबाशी भी मिले होगी, तो सरकारों की आंख के आप कांटा भी बने होंगे। लेकिन आज का जो ये निर्णय आया है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अमिताभ भाई, उत्तर प्रदेश में 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की जब सरकार बनी, तो हमारे जो प्रमुख एजेंडे थे उसमें कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के साथ साथ भर्तियों में पूर्णतया पारदर्शिता। कितने पद रिक्त हैं आपको पता है? नहीं हिमांशु, अभी नहीं, आप सुन लीजिए जरा। नहीं हिमांशु, अभी नहीं, कितने पद रिक्त हैं हिमांशु राणा, नहीं, मेरी बहस का तरीका नहीं है। नहीं, योग्यतम जी आप बोलिए नवीन जी। योग्यतम परीक्षार्थियों का चयन हो, किसी उच्च न्यायालय को यह आदेश देना न पड़े कि सारे भर्ती आयोग एक जाति विशेष के भर्ती आयोग बन गए हैं, या भर्तियां हो जाए, बच्चों की शादी विवाह हो जाए, उसके आधार पर फिर कोर्ट फैसला करे और उनकी पूरी भर्ती को निरस्त करके उनको सड़क पर ले आ दे। हम ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते थे। इसलिए चाहे आयोग में चयन करने का अध्यक्ष का हो, चाहे सब प्रक्रिया में एक समय लगा। उत्तर प्रदेश में चाहे सिपाहियों की भर्ती हो, सब इंस्पेक्टर, बहुत सारी भर्तियां हमने पूर्णतया पारदर्शिता के साथ की भी। अब जो मुख्य आपने प्रश्न पूछा है, मैं आपसे सहमत हूँ कि कहीं न कहीं जिन लोगों की कमियों की वजह से इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और हम लोग प्रयास करेंगे कि जिनकी कमियों की वजह से, वो चाहे जानबूझ के की हुई लापरवाही हो, चाहे लापरवाही हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी हमारी सरकार फिक्स करने का काम करेगी, ताकि इस प्रकार से कभी भविष्य में बच्चों की परीक्षाओं में बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, उनकी परीक्षाएं समय पर हो, सही समय पर उनके पारदर्शी तरीके से चयन हो। और अभी आज जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है, उसका अध्ययन करके हमारी सरकार अभी डबल बेंच में जाएगी। हमने प्रयास किया था कि सर्वोच्च न्यायालय से परिणाम आ गए, जब सर्वोच्च न्यायालय से परिणाम आ गए तो इसकी कोरोना एपिडेमिक काल में भी हमारे ये था कि शीघ्र से शीघ्र भर्ती की जाए, ताकि कुछ तो अच्छी चीजें हों। जो परेशानी पूरा देश प्रदेश झेल रहा है, तो बच्चों के साथ वो हो। लेकिन आज के इस निर्णय पर हमारी सरकार सबकी अपेक्षा के अनुरूप इसको डबल बेंच में करेंगे, और हम इससे शीघ्र से शीघ्र इसका परिणाम भाई जो है काउंसलिंग करके इसको अंतिम रूप देंगे। नवीन बाबू, एक चीज है, रिजवान अभी आएंगे आपके पास, अभी रुक जाइए। एक बार मेरा, अरे रुक जाओ भाई रिजवान अंसारी, मेरा तजुर्बा ये कहता है जी, एक बार स्लिप होने के बाद भर्ती उत्तर प्रदेश में फिर पकड़ में नहीं आई, सरकारों के कार्यकाल खत्म हो गए दोस्त। डबल बेंच ठीक है, साल भर, साल 1.5 साल डबल बेंच खेलेगी खुद, उसके बाद फिर कोई खड़ा होगा, XYZ नाम का व्यक्ति मान लीजिए, और वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो भर्ती तो हो गई, इसमें आधे ओवरेज हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में नया चुनाव हो जाएगा तब तक। ऐसे चलेगा क्या मामला नवीन जी? नहीं, निश्चित रूप से अमिताभ जी, ऐसा हम नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन हमारी दोनों प्राथमिकताएं हैं। हमारी प्राथमिकता यह है कि पारदर्शी तरीके से भी हो और शीघ्र हो, ताकि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार। नवीन बाबू, यहाँ मसला पारदर्शिता का है ही नहीं, और पारदर्शिता, एक मिनट भाई, और पारदर्शिता के नाम पर अनंत काल तक भर्तियां भी नहीं रोकी जानी चाहिए, यह भी रास्ता ठीक नहीं। बच्चों के धैर्य का इम्तिहान लेना ठीक नहीं। यहां जो मसला है, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में, हिमांशु आपको मना किया ना, उत्तर प्रदेश में हम 5 लोग ऐसे क्यों नहीं ढूंढ पाए? एक मिनट नवीन जी, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार 5 लोग ऐसे क्यों नहीं ढूंढ पाई रिटायर्ड, जो हिंदी में ठीक ठाक पर्चा बना लेते?
मूल सवाल यह है। और जिन्होंने ऐसा पर्चा बनाया जो हाई कोर्ट में लहूलुहान हो गया, उनके विरुद्ध जेल के आदेश कब? ये तो सवाल उठेगा ना। निश्चित रूप से अमिताभ जी, मैं अगर आप समय दें तो मैं अपनी बात को कंक्लूड कर लूं। मैंने दो चीजें कही कि हमारी दो प्राथमिकताएं हैं, पारदर्शी तरीके से योग्य प्रतियोगियों का चयन, साथ ही शीघ्र चयन, ताकि सरकार को अपनी आवश्यकता अनुसार जो विभिन्न पद रिक्त है जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी तो 1 लाख से अधिक सिपाहियों की हमारे पास कमी थी, जो कानून व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी थी। हमने लगभग 1,90,000 के आसपास सिपाहियों की भर्ती की। 10,000 से अधिक सब इंस्पेक्टर की कमी थी, हमने 7,000 वो की। डॉक्टर्स की कमी थी, हमने वो की। तो इसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में जो पद रिक्त है, जो सरकार के कामकाज के लिए प्रतिदिन के काम के जरूरी है, वो भी हमारी प्राथमिकता है। मैं रिजवान के पास चलूं, ठीक है, ठीक है, प्राथमिकता होनी चाहिए, सरकार इसीलिए होती है, इसीलिए सरकार चुनी जाती है। अमिताभ जी, हम प्रयास करेंगे। ठीक है नवीन जी, मैं रिजवान अंसारी के पास चलूंगा। रिजवान अंसारी, आप भी पुराने, ऐसा मैं समझता हूं, पुराने याचिकाकर्ता रहे होंगे, याचिका के खेल को समझ। अरे बात तो सुनो भाई, ऐसे ही हड़बड़ाहट में सीधे ट्रेन पकड़ के इलाहाबाद पहुंच जाते हो तुम लोग। पुराने याचिकाकर्ता रहे होंगे तो आप लोग भी सब जानते ही हो खेल कांटा। मुझे ये जरा इंडिकेशन दीजिए रिजवान अंसारी कि डबल बेंच, सिंगल बेंच, भारांक, गुणांक, मूलांक सब करते करते सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा फिर मामला। ये प्रक्रिया निपटती दिख रही है साल 6 महीने में कि नहीं? 69,000 वाली आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, ये बताइए। क्योंकि आप अगर याचिका कर सकते हैं तो दूसरे भी कर सकते हैं। वो एमआरसी वाले कह रहे हम भी टाइप करा लिए हैं, दूसरे लोग कह रहे हम भी करा लिए हैं, जनरल आरक्षण वाले कह रहे हमने भी भाई साहब टाइप करा लिए, वकील को एडवांस दे दिया है, इनकी निपटे फिर हम ठोके। रिजवान, कई लोग कह चुके मुझसे कि सर हमने भी करा ली है, इनकी रिजवान की निपटे फिर हम भी ठोकेंगे। ये मामला जी, ये मामला मैं बताना चाहता हूं, बीजेपी प्रवक्ता महोदय को भी बताना चाहता हूं कि इस भर्ती का ये अकेला छेद नहीं है, और टीवी चैनल को और आपको ये दिख गया क्योंकि कोर्ट ने स्टे किया। मैं इसमें और बड़ी चीज बताना चाहता हूं कि इसी कुछ याचिकाएं आपने भी तैयार कर रखी है क्या? सर्वोच्च न्यायालय के नहीं, हिमांशु बीच में नहीं बोलो, मेरी बहस का तरीका जानते हैं, मैं बहस हटा दूंगा। नहीं रिजवान, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कुछ याचिकाएं आपने और भी तैयार कर रखी है क्या इसी भर्ती में, जिनको अनबॉक्स नहीं किया, अभी झोले में रखा है कि भाई वक्त आएगा तो वो भी लगा देंगे? सर जो चल रहा वो मैं बात कर रहा हूं। कोई याचिका हमने तैयार नहीं कर रखी है। कोई याचिका, ठीक है, कोई याचिका तैयार नहीं कर रखी है। 21 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरिम ऑर्डर दिया। अब आप देखिए, इंटरिम ऑर्डर का कंप्लायंस सरकार नहीं कर रही है। उसमें सीधे सीधे बताया गया कि आप बची हुई सीटों पे भर्ती करेंगे, सरकार रिमेनिंग सीट पे भर्ती करेगी, कंप्लायंस नहीं हो रहा। कल पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, उस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। एक तरीके से अवमानना की जा रही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। और इस समय कोरोना काल चल रहा, कोविड-19 चल रहा, पूरे भारत में त्राही मची, पूरी दुनिया में त्राही मची। ऐसा कौन सा छेद है जिसको छुपाने के लिए इस कोरोना काल में पर्दा डाल के भर्ती संपन्न करने की कोशिश की जा रही थी? ऐसी कौन सी ऐसी आफत आ गई थी? विद्यालय बंद है। अब आपको क्या लगता है? जो बात मैंने रिजवान से पूछी थी वही आपसे पूछ रहा हूं। अब ये भर्ती साल 6 महीने, साल भर, 2 साल भाजपा की सरकार के कार्यकाल में पूरी हो सकती है, या अन्य भर्तियों की तरह भैंस गई पानी में? क्या लगता है, आपकी गट फीलिंग क्या है, उतना बताओ। सर बिल्कुल पूरी हो सकती है, अगर जो अधिकारियों के द्वारा किए गए त्रुटि हैं वो सारे के सारे सुधार कर दिए जाएं तो वो जरूर पूरी हो जाएगी। आप लोग तो ऐसा जवाब देते हो। अभी मैं 100 भर्ती गिना दूं कि अगर ये हो जाता तो वो हो जाती, अगर ये हो जाता तो वो हो जाती, लेकिन यहां अगर ही तो नहीं होता बेटा, यहां अगर ही तो नहीं होता। मैं तो बिना गूगल 100 भर्ती गिना दूं जिनमें अगर ये हो जाता तो वो हो जाती, मगर वो नहीं होता तो हो जाती। मैं वही तो कह रहा हूं सर जी। सर यही तो दिक्कत है, अधिकारियों की गलतियों का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम लोग एग्जामिनेशन फीस भरते हैं 600 रुपए,
जिसका 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 एक एक पैसा लोगों को जाता है, अधिकारियों को वेतन मिलता है। सर एक क्वेश्चन पेपर वो ठीक से सेट नहीं कर पाते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार बोलती है कि ये भर्ती हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस में है, उसके बाद भी ये 1.5 साल से लटकी हुई है। फर्स्ट प्रेफरेंस में है तो उन अधिकारियों के ऊपर इनको कार्रवाई करनी चाहिए और इसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, बोलने से सर कुछ नहीं होता है। और रिजवान भाई ने अभी एक बात बोली कि सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया है उसका कंटेम्प्ट हो रहा है सरकार के द्वारा। तो ऑर्डर में सर बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि वहां पे कोई भी भर्ती के ऊपर स्टे नहीं है। और जिस बात को लेके ये बोल रहे हैं कि वहां पे रिक्त जो वो वैकेंसी है शिक्षा मित्रों की, उनको रोक के भर्ती किया जाए, तो उसमें साफ साफ ऑर्डर में लिखा है कि जो भी असिस्टेंट टीचर हैं, शिक्षा मित्र, उनकी वैकेंसी रोकी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षा मित्रों को असिस्टेंट टीचर पद से हटा दिया था। ठीक है भाई, तो सर रुकना होगा अभी। आप सर एक सेकंड सर, बस पूरा कर रहे हैं। नहीं आगे बात खत्म हो गई। बात रजत शर्मा, बस एक लाइन ना आगे बात। रजत शर्मा, यूपी SSSC, जी सर जी, इसका चेहरा भी स्याह है, धुआं धुआं। जी सर, ये धुआं हटने की कोई उम्मीद दिख रही है? मुझे पूरी डिटेल मत समझाना, सिर्फ अपनी गट फीलिंग बताओ, तुम्हारी आत्मा क्या कहती है? कुछ धुआं हटने का, धुंध हटने का लक्षण दिख रहा है यूपी SSSC के दफ्तर में या नहीं? मेरी आत्मा कहती है सर, चेयरमैन साहब जो हमारे हैं, सचिव साहब महोदय जो हमारे हैं, जब तक वो कार्य प्रणाली सुधारेंगे नहीं तब तक मेरी गट फीलिंग क्या सर, प्रदेश के हर युवा की गट फीलिंग कह रही है कि ये अधर में अटका हुआ है आयोग और ये गत में चलता चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है सर। गट फीलिंग के आपने पूछा, गट फीलिंग तो सर मेरी ये कह रही है कि आयोग इसी प्रकार से काम करता रहेगा और इनकी कार्य प्रणाली में कोई रचनात्मक सुधारात्मक ढांचा अभी तक ये अपना नहीं पाए। जिस प्रकार से किस तरीके पेपर कराना चाहिए, कैलेंडर जारी करते हैं, कैलेंडर का कोई मतलब नहीं होता, कभी रिक्त पद छोड़ देंगे, कैलेंडर बोले थे हर 3 महीने 2 महीने में आ जाएगा, कैलेंडर आता है नहीं आता है कुछ पता ही नहीं होता आयोग को किस हिसाब से क्या करना चाहते हैं, ना सचिव साहब जानते हैं और नए चेयरमैन साहब जो आए प्रवीण कुमार जी, वो ये समझ लें कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं है, ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। यहाँ की कार्य प्रणाली दूसरे प्रकार की है, इनको उस हिसाब से बच्चों को ध्यान में रखते हुए कार्य प्रणाली बनानी चाहिए। अच्छा, इसके लिए अफसर कहां से लाएं? मतलब अमेरिका वगैरह से बात करें? बेसिक शिक्षा और SSSC, इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद में बाबू वगैरह तैनात करने के लिए और SSSC में बाबू चपरासी तैनात करने के लिए अमेरिका से ब्यूरोक्रेट्स हायर करें? क्या करें रजत? सर ब्यूरोक्रेट्स हायर करने की बात नहीं होती, सरकार की नियमावली ठीक से नोटिफिकेशन को क्लियर कट, पहली चीज तो पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। द नोटिफिकेशन शुड बी लाउड एंड क्लियर एंड स्पोकेबल। जब वो पढ़ने में आएगा, समझ में आएगा तो बच्चा उस हिसाब से तैयारी करके उसे अप्लाई करेगा। बाद में 10 कमियां निकाली जाती है, नियमावली में गलती थी, इस प्रकार की गलती थी, उस प्रकार की गलती थी, ऐसा कर करके सर 27 भर्तियां हैं टोटल, और टोटल लगभग नहीं तो 50,000 के करीब पद है और जिसमें 10,000 युवा दर दर भटक रहा है सर। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? ये पालिवा ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं ये लेंगे या सचिव साहब लेंगे? देश में बहुत बड़ा है कि जितनी कमियां हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यही सवाल तो आज़ादी के 75 साल हो गए, अभी तक हम पूछ रहे हैं, हमें कोई जवाब नहीं मिला। रजत बाबू, तो हिमांशु राणा, यस सर, भारांक गुणांक जवाहरलाल नेहरू के समय का ड्यू मत समझाइएगा, बहुत जितना सवाल उतने उत्तर दीजिएगा। मेरा सवाल, क्योंकि आप लोग भी मतलब नानी पालकी वाला और जेठ भलानी से कम थोड़ी ना हो, स्कूल की किताब भले ना पढ़ी हो लेकिन कानून सब पर डाला। बोले राजीव गांधी के समय में एक कानून आया था, उसकी उपधारा 56 का C खंड ये कहता है। अब बताइए, आदमी पागल हो जाए। आपको क्या लगता है ये 69,000 की जो भर्ती है, चूंकि आप ऐसी एक लड़ाई लड़ चुके हैं, 69,000 की भर्ती आज जिस मोड़ पर आकर खड़ी हुई, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के जरिए डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, खंडपीठ, संविधान पीठ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब दुनिया का सब काम निपटाते निपटाते, क्योंकि ये संकेत तो आ ही रहे हैं कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो मैं सुबह से देख रहा हूं, बहुत सारे लोग कह रहे कि सर अगर ये निपट भी गया प्रश्न पत्र वाला तो हमारे पास दूसरे रास्ते हैं क्या। तो सारे रास्तों को निपटाते निपटाते साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल कितना लगता है?
सर ये भर्ती गट फीलिंग क्या, ज्ञान नहीं, गट फीलिंग क्या, उतनी बात बताओ। हाँ सर, लंबी ही जाएगी। गट फीलिंग क्या, इसमें 1 साल 2 साल क्या कहा जाए, लेकिन लंबी ही जाती दिख रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स को सोचना चाहिए करना क्या है। लड़के तो करेंगे सर, वो तो आपने कह दिया कि हाँ कि भाई वो तो करू पांडे वो तो लेकर बैठे हैं सुबह। बट क्या है कि अब करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब बोल रहे डबल बेंच जाएंगे, डबल बेंच क्या जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाइए ना सीधे। सुप्रीम कोर्ट से कहिए आपने ऑर्डर दिया था भर्ती का, हम कर रहे थे, इस तरीके से हुआ, वहां पे सारे प्रश्न ही डिलीट कर दीजिए, कॉमन मार्क्स कर दीजिए सबके, बिहार में जैसे हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिमेनिंग सीट पे आपको देना है। अरे सर 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 रिजवान भाई रहने दो, सब पता है ऑर्डर क्या है, सब पता है ऑर्डर क्या है। पूरी भर्ती वैकेंसी को फिल करने के लिए बोला है, इस बात को मत बोलिए आप। कोई पद रिजर्व नहीं करें आपके, गलत इसको इंटरप्रेट मत करिए। कोई पद मेरे भाई कोई पद जो है रिजर्व करने के लिए नहीं बोला है, और आप उसके लिए जो है एक एप्लीकेशन डाल भी रहे थे, मुझे पता है, मेरे संज्ञान में सारा मामला है। आप एक बार ऑर्डर पे हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर, आप एक बार पढ़ लीजिए, आप पढ़िए ना एक बार। कोई पद रिजर्व नहीं है, पूरी वैकेंसी भर के लाने के लिए बोला है। मैं भी पढ़ चुका हूँ, कोई नहीं, मैं भी पढ़ चुका हूँ, ठीक है, तो फिर आप पढ़ के अपना देखिए, खैर जो भी है, दैट्स अ पार्ट में सर की बात का जवाब देता हूँ। उसमें असिस्टेंट टीचर आपस में मत करो यार, जो सर की बात का है मुहूर्त देखिए उसको वैसे भगवान दिख रहे हैं। तो सर सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर सरकार और भगवान दिख रहे हैं। मेरा सीधा सा कहना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय थे, अभी आप क्या भारतीय जनता पार्टी और मैं अमिताभ मोदी से भी कहूंगा, इस समय पूरा भारत कोविड-19 में चल रहा है, क्या जरूरत पड़ी है, क्या ऐसी आफत आन पड़ी है, ठीक है, ठीक है, कौन सी चीज है जिसे छुपाया जा रहा है। मैं नवीन श्रीवास्तव के पास चलूंगा, क्या तकलीफ है? नवीन श्रीवास्तव, अगर भर्ती हो रही है तो रिजवान अंसारी जी आप बताइए आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों उंगली उठा रहे हैं सरकार के ऊपर? दिक्कत नहीं है हमें, तो फिर आप बार बार प्रॉब्लम नहीं है, और ये पूरा ऑर्डर भी पढ़ के आए हैं, इनकी डायरेक्शन एप्लीकेशन तक तैयार है, आपको दिक्कत है ना, इनकी डायरेक्शन एप्लीकेशन तक तैयार है। पूछिए, सिंगल बेंच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ डायरेक्शन एप्लीकेशन लेकर जा रहे थे, नहीं जा रहे थे? नाम बताओ किसके नाम से? नॉट अलाउ, आई विल नॉट अलाउ, रिजवान आई विल नॉट अलाउ। रुकिए, ये हाई कोर्ट नहीं है मित्र, ये हाई कोर्ट नहीं, आई विल नॉट अलाउ। जो अपने मन क्या होगा उसका कंप्लायंस, ये ना हजरतगंज है ना हाई कोर्ट है, माफ करिए। पहली बात आप, अरे रुकिए भाई, ये पहली बात, रुकिए, सुनते नहीं क्या? ये बेसिक शिक्षा परिषद के ऑफिस में करो जाके, या नहीं? ये भाषण भूषण देना, वहां जाओ बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या, वहां दो जाके। नवीन श्रीवास्तव, मेरा मूल प्रश्न फिर वही आकर खड़ा होता है, कौन लोग मुकदमेबाज हैं नहीं है, उनको स्वतंत्रता है संविधान के तहत मुकदमेबाजी की, करने दीजिए। व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त और पारदर्शी क्यों नहीं होती परीक्षा कराने की कि मुकदमे का स्कोप ही नहीं हो? स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक उत्तर चाहिए मुझे। का स्कोप नहीं छूटना चाहिए किसी प्रकार की लापरवाही से या कमी से, जिससे कि इन लोगों को न्यायालय में जाके और इन परीक्षाओं को स्थगित कराने का मौका मिले। लेकिन अमिताभ जी, चूंकि बहुत ईमानदारी से आज मैं चर्चा आपसे कराई, मैं करना चाहता हूं, हमारे देश के संविधान में भी मैं न्यायपालिका के प्रति पूरा अपना सम्मान व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी न्यायपालिका व्यवस्था में और हमारे कानूनों में भी इतनी प्रकार की विसंगतियां हैं कि कहीं न कहीं इतने प्रकार के छिद्र हैं कि उसका लाभ लोग जायज नाजायज दोनों प्रकार से लेते हैं। लेकिन हमको यह प्रयास करना है कि भविष्य में जो भी परीक्षाएं हो वह इस प्रकार से हो कि इस प्रकार के छोटे मोटे विषयों पर न्यायालय का स्थगन या ये सारी प्रक्रिया ना हो और शीघ्र चयन हो। अभी हमारे एक जो हमारे छात्र थे बोल रहे थे कि आपको आखिर जल्दी क्या मची थी इस कोरोना कोविड महामारी में इस प्रकार की भर्ती को। सवाल इस बात का है कि एक तरफ तो आप कहते हो कि सारी चीजों को जल्दी करिए, और अब जब कोरोना में लॉकडाउन में अनलॉकडाउन शुरू हो गया, राज्य में आवागमन शुरू हो गया, सारी दैनिक जीवन शैली शुरू हो चुकी है, तो सरकार की प्रायोरिटी थी कि न्यायालय में इतने दिन फंसा रहा है। ठीक बात है, होनी भी चाहिए। इसका कोविड से क्या, कोविड के चलते क्या पूरा देश हाथ में हाथ रख के बैठा जाएगा? 69,000 बच्चों को नौकरी मिलती, इससे अच्छी बात क्या थी? आरोप है। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहूंगा अमिताभ जी, बहुत गंभीरता से मैं आपके साथ कई बार डिबेट में शामिल हुआ हूं, लेकिन जो हमारे ये प्रतियोगी भाई है, चाहे प्राथमिक शिक्षक हो,
चाहे वो शिक्षा मित्र हो, कहीं ना कहीं इनके अंदर आपस में ही मतैक्य नहीं है। ये आपस में, चाहे वजह कौन है ये मैं चैनल पर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इनके बहुत सारे स्वयं ठेकेदार और जो नेता बन चुके हैं, नहीं, जिसने लेटर हेड छपा लिया ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। आप समझ लीजिए फिर वो किसी की पकड़ में नहीं आता। जिसने लेटर हेड छपा लिया और मोहर रख ली जेब में, तो ये फिर वो ज्ञापन ही लिखता है और किसी की नहीं सुनता भाई जी। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। आप आपस में एकता बनाइए, क्योंकि आपका उद्देश्य एक है, सबका उद्देश्य एक है कि योग्य लोगों का चयन हो, पूर्णतः पारदर्शिता से हो, न जात के आधार पे हो, न धर्म के आधार पे हो, न पैसे के आधार पे हो। ये हमारी आपकी सबकी प्राथमिकता है। तो फिर इसलिए मतैक्य होना चाहिए, कहीं मत भिन्नता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिडन है और वह आपकी लड़ाई को प्रभावित कर रही है। चलिए, संपादकीय टिप्पणी के लिए हम अमिताभ जी के पास जा रहे हैं। अमिताभ जी, एक लंबी लड़ाई के बाद आपने बहुत ज़्यादा डिबेट्स की हैं, बच्चों को सुना है, सरकारें भी अलग अलग देखी हैं, लेकिन है कहाँ पर खामी, कहाँ पर दिखती है? देखिए, मैंने केवल डिबेट नहीं की, केवल बच्चों से बात नहीं की, मैंने सरकारों से डिबेट और टीवी के स्क्रीन से बाहर जाके भी बात की है जी। चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश जी की रही हो, चाहे योगी जी की हो। अधिकारियों से भी बात की, संबंधित मंत्रियों से भी बात की, मुख्यमंत्रियों से भी कहा जो मुझे लगा कहना चाहिए, टीवी के अपार्ट जाकर, बाहर जाकर। मैं बहुत भरे मन से कहूंगा, भर्ती को लटकाने वाले जितने भी प्रयास होते हैं, मुझे वो सारे प्रयास खिन्न करते हैं। वो बाबू करे तो, वो प्रश्न बनाने वाला करे तो, वो छात्र करे तो। हो सकता कई छात्र इस बात से सहमत नहीं होंगे, वो नाराजगी भी जताएंगे मुझसे, उनका हक है, बच्चे हैं मेरे, लेकिन मैं उनसे भी संतुष्ट नहीं होता ना। 69,000 का जब मसला आया तो मैंने उत्तर प्रदेश के विशेष शिक्षा मंत्री से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा कि अर्जुन की तरह लक्ष्य पर निगाह रहनी चाहिए और हम दुनिया के सामने एक नजीर रखें। मैंने सतीश जी से कहा था, आज पहली बार उसका रहस्योद्घाटन कर रहा हूं टीवी पर। हम दुनिया के सामने एक नजीर रखें कि कोरोना के संकट काल में जब विश्व भर में नौकरियां जा रही थी, तो उत्तर प्रदेश ने 69,000 बच्चों को नौकरी की चिट्ठी दी। ये मेरी चाहत थी और यही चाहत सतीश द्विवेदी जी की भी थी और मुख्यमंत्री जी की भी थी। दोनों की व्यक्तिगत बात पर मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा हो जाए तो इससे सुंदर कुछ नहीं, और सच में इससे सुंदर कुछ नहीं होता। एक बड़ी नजीर बनती पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। 69,000 की संख्या छोटी नहीं होती। हमारे 69,000 बच्चे अगर नौकरी पा जाते इस कोरोना काल में, विपरीत परिस्थितियों में कैसे अच्छा किया जा सकता है, सकारात्मक किया जा सकता है, उसकी एक मिसाल बनता ये भर्ती अभियान। उसमें पलीता लग गया, पलीता लग गया। मंत्री उत्साहित थे, मुख्यमंत्री जी उत्साहित थे। रिजवान बाबू हंस रहे, वो कह रहे चलो भाई पलीता, मैंने कहा पलीता लग गया, तो वो उस पर मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट का भी स्वागत, अभय के मायूस चेहरे का भी मुझे उतना ही ख्याल है जितना मुझे रिजवान की मुस्कुराहट का ख्याल है। मेरे साथ मुश्किल ये है, मैं किसी एक खेमे के में बट के नहीं रह सकता। रिजवान के अपने हित हो सकते हैं, अभय के अपने, रजत के अपने, हिमांशु के अपने। आपकी लड़ाई अपनी नौकरी तक सीमित है। मुझे नौकरी नहीं करनी विशेष शिक्षा परिषद में, न आबकारी सिपाही की, मुझे तो करनी नहीं। मैं सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं कि जिस प्रदेश में मैं जन्मा हूं उस प्रदेश के नौजवान के हाथ में काम आए, ईमानदारी से आए, पारदर्शिता से आए, न्यायपूर्ण ढंग से आए। बाकी मेरा क्या स्वार्थ है? भर्ती हो नहीं हो, लट्ठम लट्ठा करो, लेकिन मुझे पीड़ा होती है, उतनी ही पीड़ा होती है जिसे मेरा बच्चा, मेरा बेटा अभ्यर्थी हो। और जो बात नवीन ने कही वो ठीक बात कही है।
मैं बच्चों से उसी अधिकार से कहूंगा जिस अधिकार से आप लोग हमको मैसेज करते हो, अमिताभ सर प्लीज आप आवाज उठाओ, उसी अधिकार से कह रहा हूं थोड़ा मुकदमेबाजी का लोभ छोड़ो। और आपस में नकारात्मकता बहुत है, यही राय मेरी है, और पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, यही राय शीर्ष पर है आप लोगों के बारे में कि आप लोगों के अंदर निगेटिविटी बहुत ज्यादा है एक दूसरे के लिए। हर के झोले में दूसरे के खिलाफ 25 किलो कागज है। क्या जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर आज तक के सारे कोर्ट के फैसले, आपका काम क्या है? आप वकालत करना चाहते हैं? नहीं ना। और एक दो तीन बातें मैं नवीन जी से कहूंगा, मैं चाहूंगा कि ये बातें सरकार तक जाएं। एक तो नवीन बाबू, पैसा किसी का नहीं होता, ना पार्टी का, ना सरकार का, ना किसी का। पैसा होता है टैक्स पेयर का। आप दिमाग में लिख लेना मित्र, ये बातें पहुंचा जरूर देना। पिछले 10 वर्षों में सरकारी भर्ती के मद में कितने अरब खरब रुपए सरकार को आए, उसका एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। एक दशक में मेरे गरीब नागरिकों ने कहीं खेत बेचकर, कहीं बैल बेचकर, कहीं पायल बेचकर, कहीं खड़ुआ बिछुआ बेचकर जो भर्ती के ड्राफ्ट लगाए हैं, उसका मुझे हिसाब चाहिए। एक श्वेत पत्र बनवाइए। कोविड में भी और कोई काम भी नहीं हो रहा, सारे बाबू खाली बैठे, बनवाइए श्वेत पत्र और जारी कराइए। मेरी गति एक सी रहती है। मैं यही बात विजय बहुगुणा को बोलकर आया था जब उत्तराखंड में आपदा आई थी कि आपदा में कितना पैसा आया उसका एक श्वेत पत्र जारी करिए, और वही बात यहां बोल रहा हूं। मैं समझू तो 72,000 में 7 अरब आया, तो बाकी में कितना आया, टोटल कितना हुआ। एक दूसरा, पानी सर से ऊपर गुजर गया। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आपके सदप्रयासों को जो लोग पलीता लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और वो आपके मातहत भी हैं, मुलाजिम हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, ऐसे लोगों को बिना समय गवाए डासना जेल में प्रस्थान कराइए। इससे कम पर सुधार नहीं होगा, मेरी बात लिख लीजिए। वो किसी के मौसा हो, किसी के फूफा हो, इससे मतलब नहीं। जेल भेजिए। हम आपको SSSC में बनाए, लाकर तनख्वाह दें, सदस्य बनाए, चेयरमैन बनाए, सचिव और लोग बनाए, बाबू भर्ती करें, और आप लोग वहां कैरम खेलेंगे। निजी क्षेत्र की तरह टास्क दीजिए, करें तो ठीक, नहीं करें तो तनख्वाह रोक लीजिए, पेंशन रोक लीजिए, और उससे भी नहीं सुधरे तो जेल भेजिए। और नवीन बाबू एक बात कहूं, पढ़े लिखे को हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। संघ लोक सेवा आयोग 1000 किस्म की भर्ती करता है देश में, 1000 किसी कलेक्टर कप्तान के अलावा, ISPCS के। आपने कभी ऐसा सुना उसमें? वो भी यही सब काम करते हैं, काउंसलिंग, परीक्षा, प्रश्न पत्र, सेंटर अलॉट करते हैं ना। तरीका तो एक ही है। यही क्यों जूतों में दाल बट रही है? संघ लोक सेवा आयोग का पैटर्न क्यों नहीं लागू होता है उत्तर प्रदेश में? वहां के कुछ अधिकारियों को डेपुटेशन पर लाइए और उनसे कहिए कि हमारे पूरे प्रदेश का ढांचा बदलो। क्या ये गलत बात है? नहीं तो मुझे बता दीजिए, संघ लोक सेवा आयोग की किसी भर्ती में बवाल हुआ हो, लठ चला हो, गोली चली हो, अदालतों में खींचातानी हुई हो। मेरे बच्चे जब अदालतों में जाते हैं, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन नवीन जी, इतने बड़े बड़े वकील इन बच्चों ने हायर किए हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, खास तौर पर। ये लड़ाई आज की नहीं, 15 साल से बता रहा हूं। खेत बिक गए उसी वकील की मेहनताना देते देते। वो भारत के सबसे महंगे वकील रहे। ये बच्चे इसके लिए हैं, ये तो कमाते नहीं ना।
ये बाप का खेत बेचकर आते हैं, मां का मोतियाबिंद का ऑपरेशन टल जाता है, बहन की शादी रुक जाती है। पता है, तब जाके एक बाप इस उम्मीद में होता है कि चलो अब शायद कुछ रास्ता निकल आए, बच्चे को नौकरी मिल जाए। यह पाप गौहत्या के समान है। और जिन भी नौकरशाहों ने किया है उनको क्या दंड मिलता है, यही कसौटी होगी जी। और दूसरी बात, जिन्होंने पर्चा बनाया, इस बात को मैं 4 बार बोल चुका हूं, आखिरी बार फिर बोल रहा हूं, जिन्होंने पर्चा बनाया, ऐसा पर्चा जो हाई कोर्ट में जमीन के बल औंधे मुंह गिरा जाकर, उनकी जेल यात्रा होनी चाहिए। और मैं नवीन जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता उनकी जेल यात्रा की सूचना सार्वजनिक भी करें कि आज प्रदेश के लिए खुशखबरी है, ऐसे 5 लोग जेल भेज दिए गए। छोटा मजाक है क्या? 4 लाख लोगों, बच्चों के साथ ये खिलवाड़ कर दिया। ये पाप है, ये गाय के मांस खाने जैसा पाप है। धन्यवाद। नवीन श्रीवास्तव जी, अभय, रिजवान, रजत शर्मा, हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, आपका भी इस चर्चा के लिए, क्योंकि ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण कि युवाओं का भरोसा जीतना भी बहुत लाजमी है, लेकिन भर्ती दर भर्ती जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे, पढ़ने लिखने के बाद, दिन रात परीक्षा की तैयारी करने के बाद, डंडे खाने के बाद सड़क में, और क्या आया युवाओं के हिस्से, बेरोजगारों के हिस्से, सिर्फ इतना भर ही। और ऐसे में ये लड़ाई कोर्ट कचहरी में जाकर रुक जाती है, भर्तियां लटक जाती हैं। ऐसा कब तक चलेगा मालूम नहीं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।